नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां सीधे हम आपसे जुड़ते हैं फोन कॉल के माध्यम से। विशेषज्ञ हमारे अलग अलग विषय से जुड़े हुए स्टूडियो में मौजूद रहते हैं जो कि आपकी कॉल्स का जवाब देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि न सिर्फ आपको जागरूक करें बल्कि आपके मन में जो आशंकाएं उठती हैं उनका भी समाधान इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उस पर। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 की। इसके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों के जीवन में इससे किस तरह के बदलाव आएंगे, किसानों के लाभ में कैसे बढ़ोतरी होगी और साथ ही कैसे और अधिक पारदर्शिता आएगी। और अगर आपके मन में आज के विषय को लेकर कोई सवाल है, कोई आशंका है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर नोट करें 1800113061। टोल फ्री है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस आपको फोन करना है और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाने हैं। और अगर आप चाहें तो हमें अभी कॉल कर सकते हैं और आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में आप कोई अगर सवाल है तो आप वो सवाल हम तक पहुंचाएं। कॉल का हमें इंतजार रहेगा। और विषय हमने आपको बता ही दिया। जो हमारे मेहमान हैं अब उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह है जो कि उप कृषि विपणन सलाहकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका स्टूडियो में। तो डॉक्टर सिंह, आज के विषय के बारे में विस्तार से जानकारी तो देंगे ही, बल्कि आपकी कॉल्स का भी उन्हें इंतजार रहेगा। और दूसरे मेहमान है डॉक्टर रणधीर सिंह, आप सहायक महानिदेशक कृषि विस्तार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रणधीर जी। आप भी आज के विषय को थोड़ा और विस्तार से समझने में हमारी मदद करेंगे और किसानों के सवालों के जवाब देंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। टोल फ्री नंबर हमने आपको बता दिए हैं। बस आपको करना ये है कि आप यहाँ वहाँ से बातें ना सुने जो आपको बताई जा रही हैं। कई बार हमारे किसान जो हैं वो आशंका में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। नए ये अधिनियम है, अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल उचित मंच है। यहाँ पर आप कॉल करें और अपने सवालों के जवाब जानें, अपनी आशंकाओं को दूर करें। तो चलिए अब बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, ये इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? क्योंकि किसानों के मन में भी यही आता है कि APMC तो पहले से ही था, इसकी क्या जरूरत महसूस की गई? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। हम सभी जानते हैं कि देश में जो संगठित विपणन प्रणाली है वो मंडी कानून, राज्य सरकार द्वारा वैधानिक मंडी कानूनों के अनुसार की जाती थी। मतलब साधारण भाषा में अगर समझने के किसान भाई कोशिश करें कि किसानों को अपनी उपज ले करके मंडी जाना पड़ता था। और मंडी में वो उसी व्यक्ति को बेच सकते थे जो कि मंडी द्वारा अधिकृत होता था या उसको लाइसेंस दिया गया होता था। अपनी उपज अगर उसके पड़ोस में बगल में कोई धान मिल है, कोई दाल मिल है, तो वहाँ वो नहीं बेच सकता था। वो भी वहीं, मतलब खरीदार भी वो जब मंडी जाता था और वहीं जाकर के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर कहीं कहीं तो 20 किलोमीटर दूर मंडियां होती हैं, वहीं जाकर खरीद फरोख्त करते थे। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात थी कि अगर वो प्रसंस्करणकर्ता के पास खरीदने का लाइसेंस नहीं है तो वो सीधी किसानों से खरीद भी नहीं सकता था। उस केस में उस पर कमीशन एजेंट के माध्यम से जाना होता था, जो कि कमीशन चार्जेस भी लगते थे। तो आज की इस अध्यादेश आने के बाद ये अधिनियम बन गया है। अभी तो इस अधिनियम कानून बन गया है। इस कानून के बाद किसान अपनी उपज कहीं से भी, जहां उसकी इच्छा है और जिसको भी चाहे, बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। खरीदार को केवल यही कहा गया है कि उसके पास एक पैन कार्ड हो, और अगर वो घर से चाहे, अगर वो अपने वेयर हाउस से चाहे, कोल्ड स्टोरेज से चाहे, जहां से भी चाहे वो अपना बेच सकता है। मार्केट फी पे करने का, मंडी शुल्क देने का, कमीशन देने का और ट्रांसपोर्ट करने का, दूर मंडी में ले जाने का, ये सारी झंझटें खत्म हो गई हैं। और किसान को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई है और एक अतिरिक्त चैनल, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि किसानों के लिए और यहाँ तक कि खरीदारों के लिए भी अगर हम कहें तो चीजें और सरल कर दी गई हैं। अब उसकी जो पहले कई तरह की उसके सामने समस्याएं होती थी, जैसा कि आपने बताया कि मंडी तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाना उपज को, या फिर खरीदार की भी अपनी कुछ लिमिट्स रहती थी, वो अब नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल सरल हो गई है और इससे बस कोशिश यही है कि किसान के सामने जो चुनौतियां आती थी वो दूर की जाए, उसके लिए और चीज़ें आसान हो जाएं। जैसा कि अभी हमें सिंह साहब ने बताया है कि घर से ही अब वो अपनी उपज को बेच सकता है। हमारे साथ रणधीर जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। रणधीर जी, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि
इस नए कानून के बाद किसानों के लिए अपनी उपज को बेचना और यहाँ ये भी कहें कि खरीदारों के लिए खरीद करना कितना और आसान हो गया है, इसके और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? धन्यवाद। देखिए, दूसरा कानून भी है, एक कृषक सशक्तिकरण संरक्षण, जी, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून में कृषि करारों, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, चाहे प्रोसेसर हो, थोक और खुदरा विक्रेता हो, और निर्याताओं के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ ही किसानों को क्वालिटी वाले बीज की भी आपूर्ति करता है, फसल स्वास्थ्य की निगरानी करता है जी, कर्ज की सुविधा देता है और फसल बीमा की सुविधा देने की भी बात इस कानून में शामिल की गई है। जी जी। और इसके अंतर्गत जो किसान है वो अपनी फसल की कीमत फसल की बुआई से पहले ही तय कर सकता है, और जो भी नियम कानून है उनको विक्रेताओं के साथ में मोल भाव कर सकता है, और इसकी वजह से उसको अच्छी कीमत भी मिल सकती है, और जो सेवाएं हैं उसके द्वार तक पहुंच सकती हैं इसमें। जी जी जी, बिल्कुल। तो रणधीर जी, आपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अपनी उपज का भाव वो पहले से तय कर सकता है, और यही मुझे लगता है कि सबसे कमजोर कड़ी रहती थी किसान की, कि वो मंडी जाता था, कई बार तो उसे पता ही नहीं होता था कि उसकी उपज को कितने में खरीदा जाएगा। पैदा वो करता है, भाव कोई और लगाता है। तो ये जो एक स्थिति थी, शायद इसे दूर करना बहुत जरूरी था, और इसीलिए इस तरह का कानून भी लाया गया है। थोड़ा और विस्तार से हम बात करेंगे, और हमें अपने किसानों की कॉल्स का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि ये विषय सीधा आपसे जुड़ा है, आपके लिए है, और आप भ्रमित ना हो, इसीलिए हम हर सप्ताह ये विषय आप लिए लेकर आते हैं, ताकि और विस्तार से आपको जानकारी दी जा सके। आप हमें कॉल करें और अपने सवाल या फिर कोई अनुभव भी है इससे जुड़े हुए, तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी सराहनीय कार्य किए हैं। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं, और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी मिली है, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीतगृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। यह अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने के विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। तो भी आपने
आपने रिपोर्ट देखी और जाना कि हमारे प्रधानमंत्री की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है। सिर्फ यही एक सोच है कि हमारे जो किसान हैं वो और मजबूत हो, उनकी आय में वृद्धि हो, विकास से वो जुड़ें। और ऐसे में ये 3 नए कानून लाए गए हैं, जिनमें से आज हम बात करें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में। और मोटे तौर पर क्या है ये, इसके बारे में हमने आपको अभी समझाया कार्यक्रम की शुरुआत में। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसके लिए आपके लिए मंच है, आप हमें कॉल करें। नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो कहीं सुनी बातों में ना आए, सीधा जो सोर्स हैं उनसे आप बात करें। और हमारे साथ खुद डॉक्टर एसके सिंह हैं, जो कि उप कृषि विपणन सलाहकार हैं। उनसे बेहतर आपको ये बात कोई नहीं समझा सकता है। तो सिंह साहब, अब जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि एपीएमसी एक्ट तो था ही, लेकिन अब ये क्यों जरूरत महसूस की गई और इससे क्या स्थिति बेहतर रहेगी? हमारे किसान ये भी पूछते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, मंडियां जो हैं धीरे धीरे उन्हें वाइप ऑफ करने की ये कोशिश है? इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारे देश के किसान भाइयों को भ्रमित करने का कोशिश किया जा रहा है। मैं अपने किसान भाइयों को बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा कि यह एक अतिरिक्त विपणन प्रणाली है। साधारण भाषा में समझने का कोशिश करें कि पहले आप अगर 3 जगह बेच सकते थे, 3 लोगों को बेच सकते थे, तो ये एक चौथा और रास्ता खोल दिया गया है कि आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है कि आप चाहे मंडी के अंदर बेचें। फिर मैं अपनी बात को यहीं से फिर जोड़ूंगा कि मंडियां जैसे कार्य करती रही हैं वैसे ही वो कार्य करती रहेंगी। मंडी में आप जाकर के अपनी उपज बेच सकते हैं, या मंडी के बाहर, जिसे हम इस कानून में ट्रेड एरिया कहते हैं, वहाँ पर किसी को भी कहीं पर जहाँ आपको अच्छा मूल्य मिले, ध्यान दें कि जो आपको अच्छा मूल्य दे, जो आपकी उपज का अच्छा प्राइस दे, वो वहाँ बेच दे। और हमारा ये मानना है, सरकार का भी ये मानना है कि इसको लाने से मंडियां बंद होने के बजाय मंडियां और दक्ष हो जाएंगी और इफिशिएंट हो जाएंगी और वहाँ पर और सेवाएं बढ़िया होंगी। एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा कि इसका प्रभाव, मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रभाव देखने में आ गया है। कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, बहुत सारे राज्यों में मार्केट फी जो विपणन शुल्क होता था उसकी दरें राज्य सरकारें ने घटा दी। मतलब कि अब घट गई है, इफिशियंसी मंडियों की बढ़ती जा रही है। डॉक्टर रणधीर, जैसा कि अभी हमें डॉक्टर सिंह ने भी बताया कि किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था होगी, ये जो नया कानून है इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले की व्यवस्था है उसे दरकिनार किया जाना है या फिर उसे खत्म कर दिया जाना है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बिचौलिए हैं उनके मन में भी आशंका है और हम देखते हैं कि विरोध के सुर हर तरफ से उठाने की कोशिश की जाती है और भ्रमित करने की कोशिश की जाती है किसानों को। तो आप ये बताएं कि जब ये दो तरह की व्यवस्था रहेगी, जो पहले से चली आ रही है वो, और इसके बाद जो बेचने की आज़ादी है कि आप खरीद भी सकते हैं, आसानी से बेच भी सकते हैं, इससे किसानों को किस तरह का लाभ रहेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो पहली व्यवस्था है वो वैसी की वैसी ही जारी रहेगी, और जो दूसरी व्यवस्था है जिसमें दूसरे व्यापारी लोग मंडी के बाहर खरीद फरोख्त कर सकते हैं, तो एक और व्यवस्था हो गई है। इसका मतलब है कि किसानों के पास और भी ऑप्शंस हो गए हैं। पहले एक ही ऑप्शन था कि सिर्फ मंडी में जाना है, उसी मंडी में बेचना है। आप मंडी के बाहर भी आपके पास ऑप्शन है। यदि आपको अच्छे दाम वहां मिलते हैं तो आप वहां जाके बेच सकते हैं। यदि इस मंडी में आपको अच्छे दाम मिलते हैं तो इसमें बेच सकते हैं। मतलब ये है कि उनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जिसमें उसको अच्छा पैसा मिले, वो वहीं जाके बेचेगा। स्वाभाविक है कि कम पैसे पे तो नहीं बेचेगा। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी भ्रांति है और इस पे इस तरह की बातें आई हैं कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार का ऐसा कोई पक्ष नहीं है, ना ही ऐसी कोई सोच है। तो मेरे हिसाब से कि ये जो व्यवस्था है, नए कानून है, इससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इसको और ज्यादा खरीदार मिलेंगे और जो उसकी उपज की जो कीमत है वो अच्छी मिलेगी। जी जी जी। डॉक्टर एसके सिंह, जैसा कि अभी हमें रणधीर जी ने बताया कि जो एमएसपी है इसको लेकर के भी मन में सवाल है किसानों के कि ऐसा तो नहीं है कि एमएसपी को भी ख़त्म करने की एक कोशिश की जा रही है, या फिर उस तरह की तस्वीर आगे हो सकती है किसानों के सामने कि वो पूरी तरीके से जो बाज़ार है उसके ही अधीन हो जाएगा और एमएसपी जो अभी किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है और सहारा भी रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि किसानों का कहना है कि इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है कि एमएसपी रहेगा या
नहीं रहेगा, सरकार वैसे तो कह रही है लेकिन इस कानून में कोई इस तरह का जिक्र नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें 3-4 बातें जोड़ते हुए अपनी बात को किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहूँगा। प्रथम बात तो ये है कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने में पब्लिकली कह दिया है कि नहीं, सरकारी खरीद यथावत जारी रहेगी। पार्लियामेंट में जब इस बिल पर बहस हुई थी, मैं भी था, उस समय हमारे माननीय कृषि मंत्री ने कहा यही चीज़ जारी है, रहेगी, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। एक महत्वपूर्ण जानने की चीज़ है कि देश में खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है। हमारे 70-80 करोड़ लोगों को हमको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया में सामान, चावल, गेहूं और मोटे अनाज देना पड़ता है। उसके लिए कहाँ से आएगा? प्रोक्योरमेंट से ही आता है, सरकारी खरीद से आता है। उस एक्ट को तो चलाना ही है तो आपको सरकारी प्रोक्योरमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। और दूसरे, किसान को बहुविकल्प दिया गया है, इसमें इसको भी उसमें शामिल है। एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग इस बात को तथ्यात्मक तरीके से रखते रहते हैं कि क्यों नहीं इसको उस बिल में ही लिख दिया गया जो एक्ट अधिनियम बना है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये एक गवर्नमेंट की नीति है, पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं। और दूसरा जो है ये वो कानून है, अधिनियम है, इसको उसमें वर्णित करने का कोई मतलब नहीं था, कोई उद्देश्य ही नहीं था। वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। तो ये व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट रहे, किसान बिल्कुल पक्का रहे कि सरकारी खरीद जारी रहेगी बिना प्रभाव के। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अभी भी हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है। आपकी भागीदारी अगर बढ़ेगी कार्यक्रम में तो हम और बेहतर तरीके से इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा सकेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है ये भी हम जान सकेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। आज का जो विषय उस पर और विस्तार से चर्चा होगी। 2 मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस विषय को आपको विस्तार से समझाने के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करें किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के बारे में, और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं। राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर मनोहर जी हैं। जी मनोहर जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी नमस्कार। नमस्ते, बताइए प्रश्न क्या है? हाँ मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था, हम जो आपने अभी बता रहे हैं इसमें किसान उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम, ये जो वाणिज्य अधिनियम के बारे में आप बता रहे हैं जी, तो हमारे माल को हम कहीं भी किसी भी राज्य में ले जाके बेच सकते हैं? मैं जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये मनोहर जी। किसी भी राज्य में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं क्या? जी 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 बिल्कुल ठीक है। हम सिंह साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये भी एक सवाल है किसानों के मन में, और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इस कानून में।
तो क्या ये दूसरे राज्यों में जाकर इस तरह की स्वतंत्रता है? क्या बाजार उनके लिए इतना खुला हो गया है कि अपने राज्य की उपज किसी भी राज्य में जाकर बेच सके? और क्या इसका कोई शुल्क वगैरह भी होगा? मनोहर जी, आपका प्रश्न ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसका एक उद्देश्य यह भी था कि किसानों को और खरीदारों को दोनों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए चॉइस करने के लिए, किसको बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। तो आपके प्रश्न का पहला ही उत्तर है हाँ, देश के किसी भी कोने में कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस अधिनियम के आने के पूर्व भी आपको कहीं बाधा नहीं थी, देश के किसी कोने में बेच सकते थे। उस समय भी ऐसा नहीं कि ये कानून आने के बाद हुआ। ये कानून आने के बाद फायदा ये हुआ कि अब जो खरीदार हैं कहीं भी देश के किसी कोने के हैं, जिनके पास आपके राज्य के मंडी अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस नहीं है, वो भी सीधे आपसे खरीद सकते हैं। अगर खरीदार आपकी प्याज वहां पर है और खरीदार वो तमिलनाडु का है, वो आकर के आपसे सीधे आपके घर में, आपके ओनियन के गोदाम में या कहीं से भी जहां भी है वो खरीद सकता है। और आप तो कहीं भी पहले भी ले जा सकते थे, आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज तो वो मूवमेंट की भी दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ करती थी कि जब आप ट्रक लॉरी लेकर सड़क पर निकलते थे तो मंडियों के जो बहुत सारे इंस्पेक्टर्स होते थे, मोटरसाइकिल में घूमते रहते थे, तो वो आपकी गाड़ी को खड़ी कराते थे। भाई कहाँ से उपज लाए, इसकी मंडी फीस दिए कि नहीं दिए, कहाँ ले जा रहे हो, मतलब तमाम प्रकार के अनावश्यक प्रश्न होते थे जिसमें आपका हरासमेंट होता था। अब वो समस्या भी खत्म हो गई। तो ले जाइए स्वतंत्रता के साथ, जिसको चाहे उसको वहां बेच दीजिए। जी जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे बताया कि शोषण एक चीज और मैम आपने ऐड किया था कि फीस वगैरह कहीं कुछ नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं देना है, कोई कमीशन चार्ज नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। जी जी, तो मतलब हम कह सकते हैं रणधीर जी कि ये जो नया कानून है इसमें जो हमारे किसानों के हित हैं उनकी पूरी तरह से रक्षा करने की कोशिश की जा रही है। और जो सवाल यही उठता है कि जब पहले से व्यवस्था थी तो इसकी क्या जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि इस नए कानून के बाद, जैसे कि भी हमें सिंह साहब ने भी बताया कि जो शोषण वाली स्थिति कई बार हो जाती थी, हमारे किसान, छोटे किसान जो होते थे, अगर कुछ आगे बढ़कर करना चाहते थे, वो स्थिति अब नहीं रहेगी। वो कानूनी तौर पर चीजें अब सामने हैं और हमारे किसान और मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। इस पे कहना चाहता हूं जी कि पहले ले जा सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ राज्य सरकारें ऐसी थी कि वो दूसरे राज्यों से जो उत्पाद आता था उसको खरीदने में आनाकानी करते थे। जी जी। क्योंकि मैंने देखा है जैसे हरियाणा में, पंजाब में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चीजें खरीदी जाती थी। साथ ही आपके उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें बहुत कम थी और कम दाम पे चीजें बिकती थी, तो वो दूसरे राज्यों में बेचने के लिए आते थे। तो कई बार आपने सुना होगा कि वो दूसरे राज्यों के जो किसान हैं उनको रोक देते थे। लेकिन अब इस कानून के तहत कोई भी राज्य ऐसी गतिविधियों को नहीं रोक पाएगा। किसान जहां चाहे अपनी फसल को बेच सकता है, अब वो स्वतंत्र है और इस तरह की कोई भी जो रोकथाम है उस पर रोक लगेगी। जी 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 बिल्कुल। और अब डॉक्टर सिंह आपसे समझना चाहेंगे कि जो हमारे किसान हैं या फिर जो युवा किसान हैं, उन्हें कृषि से जोड़े रखना मेरे ख्याल से आज के समय की एक और बड़ी चुनौती है। और पलायन जैसी स्थिति ना बने, ये भी एक हमारी जो सरकार है उनका प्रयास रहता है। और इसका समाधान यही है कि किसानों के गांव में ही, उसी क्षेत्र में रोजगार नए बने, अवसर नए हो, तो कोई क्यों अपने गांव को छोड़कर जाएगा। तो जो ये नए कानून है, क्या इनसे जो गाँव स्तर पर ही रोजगार और पैदा होंगे, नए विकल्प होंगे हमारे किसानों के पास? बिल्कुल सही बात है। हम सभी देखते थे कि लोग, किसान या किसान के बच्चे या ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है छोटी छोटी रोजगार के चक्कर में शहरों में चले आते थे। वहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आप देखें कि फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में बहुत बहुत बड़ा रोजगार उपलब्ध है। अब जरूरत है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, इसके पहले मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। यह कानून आने के पहले जो मंडी व्यवस्था थी, अगर अन्यथा किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया गया है तो कोई प्रसंस्करणकर्ता या कोई भी एक्सपोर्टर या कोई भी जो यूनिट लगा रहा है, सीधे वो किसानों से कृषि उपज नहीं खरीद सकता था। उसको वही व्यवस्था, उसी झंझट वाले व्यवस्था में जाना पड़ता था। अब इसमें क्या हो गया है कि गांव-गांव में
दाल मिल, चावल के लिए, और बहुत सारे, और चटनी, अचार, बहुत सारी हॉर्टिकल्चर और आपके मशरूम, बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सपोर्ट के लिए तमाम यूनिट, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं और शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं कि आगे की हम बात कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, बहुत सारा रोजगार पैदा होगा और वो रोजगार एक क्वालिटी रोजगार होगा और वहाँ के गाँव के लोगों को अब शहर आने की कम जरूरत पड़ेगी और वो रोजगार के साधन वहीं उनको उपलब्ध हो जाएंगे। ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है इस कानून को लाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट के साथ, निवेश के साथ साथ रोजगार भी गांव में पैदा किया जाए। जी जी, और इसके लिए भी सरकार ने कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गांव के स्तर पर बने, उसके लिए भी फंड्स की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में भी ऐलान किया गया है। अब मैं आपसे समझना चाहूँगी रणधीर जी कि जो जब दो आमने सामने जब दो पार्टी होंगी तो कहीं ना कहीं वाद विवाद जैसी स्थिति भी होती है, खरीदार है और विक्रेता है, तो ऐसे में हमारे किसान जो हैं उनके हितों की रक्षा रहे, अगर किसी तरह का विवाद होता है तो वो ऐसी स्थिति में कहाँ जाए? देखिए, इस कानून में इस बात का बहुत अच्छा प्रावधान किया है कि पहले जब कोई भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता था तो लोग कोर्ट में जाते थे और कोर्ट में केस आप समझते ही हैं कि कितने लंबे खींचते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस कानून में ऐसा किया गया है कि आप अपने एसडीएम से उसकी शिकायत कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जिस पार्टी से आपका विवाद है आप उसके साथ बैठ के समझौता करें और सुलझा लें बात को। यदि नहीं सुलझती है तो आप एसडीएम के पास उसकी शिकायत कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर उनको इस मुद्दे को सुलझाना होगा। जी जी जी। पहले कई किसानों को पेमेंट नहीं मिलती थी, अभी ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर उनको पेमेंट करनी है। मतलब ये है कहने का कि जो भी उनके विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सुलझाने के लिए लोकल लेवल पर ही मैकेनिज्म बना दिया गया है ताकि वो इधर उधर ना भटके। जी जी। और दूसरा, सरकार ने जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अभी बात कर रहे हैं ना किसान की, जी छोटे छोटे किसान हैं वो कैसे लड़ेंगे बड़ी कंपनियों के साथ में, तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे किसान इकट्ठे होकर एफपीओज बना सकते हैं। उससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि उनकी सामूहिक शक्ति बढ़ेगी। जी 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 जी। अपने मुद्दों को वो अच्छे ढंग से निपटा पाएंगे। जी। डॉक्टर सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे विवाद की हम बात कर रहे हैं तो ये भी कहाँ कैसे सुनिश्चित होगा? जैसे कि अभी रणधीर जी ने बताया कि 3 दिनों के अंदर भुगतान होना चाहिए, लेकिन जो हमारे किसान हैं उनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहे, इसके लिए भुगतान जो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि एक आशंका है कि अगर कोई भी खरीदार आएगा वो पता नहीं पैसा चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। तो बिल्कुल सही है जी। तो सबसे पहले मेरी समझ से उपज देने जब आप डिलीवरी करें उसको वो ले जाने के पहले आप अपना पैसा, किसानों को मेरा सुझाव है कि अवश्य ले लें। हैं जब भी वो आपका सामान उठाए, डिलीवरी करे, आप डिलीवर करें उसको, अपना पैसा ले लें। इस कानून में भी व्यवस्था है कि तुरंत भुगतान किया जाएगा, खरीदार किसान को तुरंत भुगतान करेगा। विशेष परिस्थितियों में कहा गया है अगर प्रोसीजरली रिक्वायर्ड, मतलब कि कहीं शाम को लेन देन हो गई, आप पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई बैंक की व्यवस्था नहीं है, तो उस केस में कहा गया है कि 3 दिन, मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज, मतलब 3 कार्यकारी दिनों के अंदर करना है। लेकिन आप किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना है कि जब वो करें तो एक रिसीप्ट जो है, एक्नॉलेजमेंट खरीदार से अवश्य ले लें। उसमें लिखा होना चाहिए कि खरीदार कौन है, उसका डिटेल हो, पूरा फोन नंबर और क्या माल लिया है, क्या उपज है, कितना पेमेंट किया, कितना बचा, क्या है, पूरा डिटेल उससे ले लें। क्योंकि जब आप विवाद के लिए जाएंगे तो उसका प्रथम स्तर क्या है कि सुलह सपाटा। सुलह सपाटा का तरीका यह है कि आपको एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र दिया है जो हमने उसका नियमावली बनाया है, उस नियमावली में अनुलग्नक के रूप में वो लगा हुआ है और आप साधारण पेपर पे भी दे सकते हैं। लेकर आप एसडीएम क्या करेगा कि अपने उसके अंदर में जो एक काम करता होगा, हो सकता है तहसीलदार हो, बीडीओ हो, उसके चेयरमैनशिप, उसका अध्यक्ष बनेगा और जो गंभीरता होगी विवाद का, कितने रुपए का विवाद है, उसको देखते हुए 2
ये लाएगा, मतलब दोनों पार्टियां जो विवाद में जाएंगी 2-2 या 1-1 सदस्य लाएंगी और 30 दिन के अंदर किसान भाइयों को ये भी स्पष्ट कर दें कि 30 दिन के अंदर इस विवाद को निपटाना होगा और जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा वो दोनों पर बाध्यकारी होगा, उनको मानना ही होगा। और एक मैं उदाहरण देकर बताएं जी, एक कॉल है, बात कर लेते हैं। मोहनलाल जी हैं, मोहनलाल चौधरी, जिन्होंने पाली राजस्थान से हमें फोन लगाया है। जी मोहनलाल जी, स्वागत है हेलो किसान में। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मोहनलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो मोहनलाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही है। मेरे को गेहूं बेचने का है, कहाँ पे बेचोगे? गेहूं का तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है मैडम। गेहूं, डॉक्टर रणधीर, इनका कहना है कि भाव इनको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, गेहूं बेचना चाहते हैं, ये कहाँ जाएं? देखिए, जो हमारी पारंपरिक मंडी है उसमें तो मिनिमम स्पॉट प्राइस पे बेचने में कोई दिक्कत है नहीं जी। और क्योंकि अब व्यवस्था बाहर भी हो गई है और जो हमारा ई नाम पोर्टल है, आपको याद होगा, ई प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जहां दूसरे राज्यों में ज्यादा भाव उपलब्ध है वहां पे भी ये अपनी फसल को बेच सकते हैं। जी। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बातें आप तक पहुंचाएंगे। आपके कॉल्स का भी इंतजार रहेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहें हेलो किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कल मेट्रो की सेवा भी कुछ कर दी गई है सर। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, इस पर हम बात कर रहे हैं। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़े, फोन के माध्यम से अपने सवाल उन्होंने हम तक पहुंचाए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं डॉक्टर सिंह आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम ये जो सभी प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश यही है कि जो किसानों का लाभ प्रतिशत है वो बढ़े, तो आपको क्या लगता है कि इस नए कानून से उनके लाभ में किस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है? बहुत अच्छी बात है। किसानों भाइयों को भी ये समझने की और जानने की ज़रूरत है कि इस सरकार ने आपकी आय दोगुना करने के लिए बड़े समन्वित प्रयास कर रहे हैं, कई तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को अगर देखा जाए तो देश में 10,000 FPO बनाने की एक योजना चलाई जा रही है। फार्म कर आपके खेती के आसपास, खेती किसानी के आसपास 1 लाख करोड़ की योजना की घोषणा ही नहीं हुई, क्रियान्वित भी हो गई है। बिल्कुल। और
क्या प्रश्न था आपका? लाभ किस तरीके से बढ़ेगा? हाँ ठीक है। अब देखें कि जब हम मंडी सिस्टम में जाते थे तो मंडी कानूनों में, देश के हर एक मंडी कानूनों में ये कहीं नहीं लिखा है कि मंडी फीस या कमीशन चार्जेस जो देश में 0.5% से लेकर के 8% के स्तर तक थे विभिन्न कमोडिटीज पर विभिन्न राज्यों में। फीस अगर देखें तो ये भी 0.5 से 3% तक है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कानून के अनुसार तो खरीदार को देना होता था, लेकिन किसान भाइयों को थोड़ा कम जानकारी से या जानकारी के अभाव में किसी न किसी रूप में ये किसानों से ही ले लिया जाता था। तो इस तरीके से करीब 8 से 9% यहाँ किसान की सेविंग होगी। तो सीधा सीधा तो यही बचत है उसकी। हाँ, सीधा सीधा यही बचत है। उसके बाद उसको 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर मंडी नहीं ले जाना है अपनी ट्रॉली में भर के, तो आपको करीब करीब 10-12% आपको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में, इतने नहीं, आपको वहाँ जब मंडी में जाते थे उसकी अनलोडिंग कराना, उसकी बेइंग कराना, तौलाई कराना, ये कराना, वो कराना, इतने सारे खर्चे होते थे कि बारदाना की कटौती होती थी, कि बारदाना मतलब उसकी जो बैग होता है उसकी कटौती होती थी। तो आप सुनिश्चित रहें कि इस कानून के माध्यम से अगर अपनी आप उपज को बेचेंगे तो आपको 20 से 22% अतिरिक्त आय होने वाली है। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये सब अब जो खरीदार है उसे करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल जी। रणधीर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या इसमें हम ऑनलाइन ट्रेडिंग को जो हम कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन हमारे किसान बेच सकते हैं अपनी उपज को, ये तो पहले से ही व्यवस्था थी इस कानून से पहले ही, उसमें इसके आने से और रफ्तार मिलेगी या फिर वो और बेहतर तरीके से हमारे किसान ऑनलाइन ट्रेडिंग से लाभ ले सकेंगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो जानकारी किसानों को कम थी ई नाम पोर्टल की, और जब आपके पास ऑप्शंस खुलते हैं जी, जब आपको जानकारी मिलती है, जैसे हमारा आज का कार्यक्रम है, हम किसानों को जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो कानून बने हैं आपके हित के लिए हैं। इसी तरीके से इनाम के लिए भी हमने काफी प्रयास किए हैं और सरकार के काफी कार्यक्रम हैं कि किसानों को इसकी जानकारी हो, ताकि उनको जो अलग अलग मंडियों में भाव हैं, हम आप देखते हैं कि दूरदर्शन पे भी नीचे स्ट्रिप चलती रहती है कि उस मंडी में अभी ये भाव है, मंडी भाव है। तो ऐसी जानकारियां न केवल दूरदर्शन के माध्यम से दी जा रही हैं, बल्कि जो भी कृषि से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, वो भी इस तरह की जानकारियां किसानों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे बेचना है, कैसे उनको पेमेंट टाइम पे मिल सकती है, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए जिस ट्रेडर को आप बेच रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब इस तरह की जानकारी उनके पास होगी तो वो और सक्षम होंगे, और जो जानकारी उनके पास होगी उसके माध्यम से वो अपनी फसल को उचित दाम पर देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। जी सिंह साहब, जैसा कि हम ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अब वो बाध्यताएं जो थी वो खत्म हो गई हैं। एक कॉलर है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान पर। विजय कुमार जी, बताइए सवाल क्या है? सवाल मैम मेरा ये है ना जी, जैसे हम कोई भी सामान अपना सब्जी वगैरह बेचने के लिए ले जाते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। तो उसमें कांटा वगैरह जो है वो साथ ले जाना पड़ेगा हमारे को, रजिस्टर्ड? हेलो, अच्छा ठीक है, हम ये हेलो जी जी, आपका कहने का मतलब है कि आप अगर किसी को भी, जैसे कोई भी खरीदार होगा तो तोल की व्यवस्था, जो उससे जुड़े हुए जो भी चीजें जरूरत होती है व्यवस्था करनी पड़ती है। कांटा जैसे तोड़ने के लिए ना जी, तोलने, हाँ हाँ, तो ये जाना एक वो, और एक जैसे हमारे नजदीक में नॉन यूनिवर्सिटी पड़ती है ना जी, तो वहाँ पे भी हम अपना सामान बेच सकते हैं या वहाँ पे हमारे को परमिशन लेनी पड़ेगी? दूसरी जगह क्या होता है? अच्छा ठीक है, परमिशन। मैं जितना आपकी बात को समझ पाया हूँ उस तारतम्य में मैं किसान भाई को, विजय कुमार जी को बताने का प्रयत्न करता हूँ कि आप कहीं भी बेच सकते हैं। अगर आप मंडी के प्रांगण में, मंडी मतलब एपीएमसी मार्केट के प्रांगण में बेचेंगे तो उनके जो भी नियम कानून हैं वो यथावत लागू रहेंगे। मतलब जो उनकी फीस है, हिमाचल प्रदेश में 1% फीस है एड वैलोरम, मतलब उसकी वैल्यू पर वो आपको देना पड़ेगा।
अगर मंडी प्रांगण के बाहर कुछ बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो आपको कुछ भी फीस किसी को भी नहीं देना पड़ेगा और आप बेच सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि तुलाई वगैरह के लिए शायद आप कांटे वगैरह की बात कर रहे हैं कि कांटा लेकर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। आपने सामान्यतः देखा होगा कि जो खरीदार होते हैं उनके अपने ही कांटे होते हैं। आजकल तो अब सब इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाते हैं और आप अपना कांटा ले जाने की जरूरत नहीं है। और एक और बात है, यदि आप अपनी उपज दिल्ली में लाते थे तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, वो समस्या भी सेब वगैरह वगैरह यहाँ लाकर बेचने की अभी ज्यादा सुलभ व्यवस्था हो गई है, तो इसका भी लाभ ये ले सकते हैं। जी, एक और आशंका मुझे लगता है हमारे किसानों के मन में ये रहती है, जैसे कि आपने बताया कि वो मंडी व्यवस्था है वो तो रहेगी ही, और इसके अलावा चीज़ें और आसान हो गई है खरीदारों के लिए भी। तो ये कहा जा रहा है या फिर किसानों के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर रही है, वो ये डर भी है कि ऐसा ना हो कि जो प्राइवेट जो निजी प्लेयर्स हैं वो हावी हो जाएं और धीरे धीरे उनके हक में रहे ही ना बात। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझसे प्रश्न। पहली बात तो यही समझना पड़ेगा कि हर खरीदार कहीं ना कहीं किसान के साथ एक विश्वास स्थापित करना चाहता है। वो ऐसा नहीं करेगा कि एक बार वो पैसा लेगा और भाग जाएगा तो दोबारा कहाँ से खरीदेगा। लेकिन उससे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिनियम में किसानों को कुछ प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था की गई है और कुछ किसानों को ध्यान भी रखना है, क्योंकि सबसे पहला बिंदु ये आता है कि आएगा और किसी भी दाम पर खरीदेगा और ले जाएगा, क्योंकि ये भी खूब चर्चा में है। तो इसीलिए सरकार ने इस अधिनियम में, इस कानून में ये व्यवस्था करी है कि एक सूचना प्रणाली, एक सूचना तंत्र विकसित हो जाएगा और किसानों के स्तर तक ये पहुंचाया जाएगा कि कहां पर क्या मूल्य पर क्या उपज बिक रही है, ताकि नोटिफिकेशन रहेगी। ताकि उस सूचना प्रणाली के माध्यम से उनको पूर्णतया पता हो कि यहाँ इससे नीचे हम नहीं दे सकते और वो बार्गेन करेंगे उनसे अच्छी तरीके से। दूसरा, इसमें जो विशेष करके ध्यान दिया गया है, एक डिटरिंग प्रोविजन का मतलब कि खरीदार को डराने वाली व्यवस्था की गई है कि अगर वो आपके साथ कुछ गड़बड़ किया तो 25,000 से लेकर 5 लाख रुपया तक उस पर जुर्माना लग जाएगा। हो सकता है आपका 1 लाख रुपए का सामान भी ना हो, 5 लाख उस पर जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, कॉल है, ले लेते हैं। जी, अविनीश जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। अविनीश कुमार जी फोन लाइन पर है। अविनीश जी बताइए, सवाल क्या है आपका? हमारा सवाल ये है कि हमने धान पैदावार की है, वो महीन धान, पतला धान है, तो सरकारी खरीद में वो जा नहीं रहा है, तो उसको कहाँ बेचा जाए? मंडी में कोई रेट नहीं उसका। रणधीर जी हमारे साथ बने हुए। रणधीर जी, जैसा कि इनकी ये समस्या है कि शायद जिस तरह गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, गुणवत्ता इनके धान की प्रभावित हो गई है, तो क्या विकल्प है इनके पास? कह रहे हैं कि एमएसपी पे भी नहीं जा रहा है, मंडियों में भी नहीं बिक रहा, तो क्या कहाँ बेचें? देखिए अंजू जी, एक बात तो साफ सुथरी है कि अगर क्वालिटी उचित नहीं है तो स्वाभाविक है ग्राहक कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जी जी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी ऐसी उत्पादों को नहीं खरीदता जिसकी क्वालिटी पुअर है। और आमतौर पे जो किसानों की उपज में जो कमी होती है, विशेष रूप से धान की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा नमी की मात्रा होती है, तो किसान कई बार कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई कराई और उसी वक्त उसको मंडी में लेके चले आए, तो ज्यादा नमी की वजह से उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और ऐसे उसमें बेचने में दिक्कत होती है। तो मेरा सुझाव यही है कि यदि उसमें नमी की समस्या है तो उसको थोड़ा सुखा लें ताकि आपको अच्छा ग्राहक मिले। कोई भी ग्राहक पुअर क्वालिटी की प्रोड्यूस को नहीं खरीदना चाहता, इसलिए व्यापारियों के साथ साथ ये किसानों की भी जिम्मेदारी है कि अगर हमें अच्छी कीमत चाहिए तो हमें अच्छी क्वालिटी देनी भी पड़ेगी। डॉक्टर सिंह, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जो बात बताई जा रही ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा किसानों को इस बारे में सुझाव देना चाहूँगा। तो सुझाव मेरा ये है कि कृषि उत्पाद ही ऐसा है जिसका मूल्य दूसरा खरीदार तय कर देता है, आप नहीं कर पाते हो। इसका कारण कभी सोचा है? हाँ, इसका कारण एक ही है कि हम मांग के अनुसार इसको खरीदने वाले कौन हैं, कितने हैं, इसका सोचे बिना पैदा करते हैं। अब देश में धान और गेहूं, तो अब किसान भाइयों को यह सोचने की जरूरत है
कि क्या अन्य फसल को हम नहीं उगा सकते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है? क्या हम मशरूम की खेती नहीं कर सकते हैं अगर जलवायु ठीक है? क्या हम सब्जी भाजी नहीं कर सकते हैं? क्या हम बढ़ रहे हैं कि एरोमेटिक प्लांट्स की तरफ, हम बढ़ रहे हैं फूलों की खेती की तरफ जिनको जबरदस्त मांग है? तो आप ज़्यादा पानी भी खाता है धान, और उसके साथ साथ जो है ज़्यादा लागत भी लगती है, कम पैसा मिलता है, विक्रय में समस्या होती है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, खपत देश में उस अनुसार नहीं है। तो मेरा किसान भाई को सुझाव है कि ये आप एक खेती करने के साथ साथ एक इंटरप्राइजिंग, एक बिजनेसमैन एक टाइप का भी बने और वही उत्पादित करें जिसकी मांग हो। बिल्कुल, और जैसे कि हमने देखा भी पराली की जो समस्या थी उसको लेकर सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक भी किया गया, और साथ में उस समस्या के निवारण के तौर पर भी इसे देखा गया कि धान के अलावा भी और बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारे विकल्प हैं आपके सामने, उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं हम, और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से हम आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो आशंकाएं थी, जो भ्रम थे हमारे किसानों के मन में, उन्हें दूर करने की हमने कोशिश की और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हम तक अपने सवाल पहुँचाएँ और उनके तुरंत आप जवाब पाएँ। चलिए बढ़ते आगे, और अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि इससे हमारे किसानों का हित ही होगा और किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। उससे पहले कॉलर हैं, चलिए कॉलर से हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, सवाल बताइए। मैडम, हमने एक एपीओ बना रखा है उदय संतरा किसान नाम से, तो उसमें हम अगर किसानों से उपज लें और उसको सही प्राइस में मार्केट में बेचे तो कहाँ बेचे? अच्छा, आप खरीद करना चाहते हैं किसानों से? हाँ जी, हाँ जी। एफपीओ के आपने अपना एफपीओ बनाया हुआ है? हाँ मैम। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, अच्छा ठीक है जी। भगवान सिंह जी, आपने ये पीओ बनाया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि आगे आने वाला समय इसी का है। अब मुझे ये नहीं पता है कि आप उसमें
किस चीज़ के लिए एफपीओ बनाए हैं, कौन से उपज के उत्पाद के लिए बनाए हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिस चीज़ के लिए, अगर आप साग भाजी के लिए एफपीओ बनाए हैं तो आप निश्चित तौर पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उनके मालिकों से संपर्क करें, उनसे टाई अप व्यवस्था करें। अगर आप कोई और चीज़ बनाए हैं तो उस अनुसार करें। लेकिन इसमें मेरा एक और सुझाव है। सुझाव ये है कि भारत सरकार ने अभी जल्दी में ही एक नई योजना एफपीओ की शुरू करी है। उसमें एक प्रोफेशनल एजेंसी सीबीबीओ के नाम से लाया गया है। उसका उद्देश्य है कि वह आपकी उपज का जो आप पैदा करेंगे उसको मार्केट उपलब्ध कराए। आप ध्यान दीजिए, आपकी समस्या थी कि आप जो पैदा करते हैं कहाँ बेचें, उसको कहाँ बेचने के लिए ही उस योजना में सीबीबीओ को लाया गया है कि आप जो है कहाँ बेचें आप तय कर दोगे, और नहीं करोगे तो सीबीबीओ की परफॉर्मेंस लिंक किया गया है उनके पेमेंट से। तो मेरा सुझाव है कि आप इस योजना को एक बार देख लें, अपने एफपीओ को या इसको या नया बना करके इसके माध्यम से लिंक हो, विपणन की समस्या पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। एक और चीज़ उसमें है कि आपको जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कुछ लोन वगैरह लेना चाहते हैं, उसमें एक फंड बनाया गया है। 2 करोड़ तक आपको बैंक में किसी प्रकार का जमानत, कोलेटरल, मॉर्टगेज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सरकार उस योजना के तहत आपको ऋण उपलब्ध करा देगी, क्योंकि गारंटी सरकार की होगी। आप जो भी बिजनेस करना चाहें वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया उस योजना का आप एक बार पढ़ लें, देख लें, समझ लें और उसको लाभ लें। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर रणधीर जी लगातार बने हुए हैं। रणधीर जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे ये जो कॉलर थे, इनका भी ये सवाल था कि कहाँ बेचे और एफपीओ इन्होंने बनाई है। तो जो हम नए कानून की बात कर रहे हैं, इससे हम एफपीओ को किस तरीके से जोड़कर देख सकते हैं? क्या ये और बेहतर विकल्प रहेगा और जो अच्छा भाव मिलने की, या फिर हम अब सवाल यही उठाते हैं कि भाई एक छोटा सा किसान वो कहाँ किसको ढूंढने जाएगा, या फिर खरीदार कैसे उस छोटे किसान तक पहुंचेगा? तो इसकी भूमिका किस तरह से रहेगी? देखिए, जो अभी किसान ने प्रश्न किया था उसमें एक बात ये भी साफ है कि जब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हमें मालूम है कि हमने ये संस्था किस लिए खड़ी की है, हमने कौन से उत्पाद खरीदने हैं या पैदा करने हैं। और जैसे सिंह साहब ने भी अभी जिक्र किया था कि पैदा करने से पहले या कोई भी चीज खरीदने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसको किस पर्पज के लिए प्रोड्यूस किया है और कहाँ इसकी मार्केट है। हमारे बहुत से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको अपना उद्देश्य क्लियर नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सफल होगा यदि उनको पता हो कि मेरा मकसद क्या है और कैसे मैंने आगे बढ़ना है। तो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा ध्येय ये है, क्योंकि भारत में लगभग 85% या उससे ज्यादा लगभग छोटे और मझले किसान हैं, और हम ये मानते हैं कि शायद वो इतने सक्षम नहीं है, लेकिन यदि वो इकट्ठे हो जाएं, जैसे हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर ले या प्रोसेसिंग की बात कर ले या इस टाइप के किसी भी व्यापार में वो अपने आप को शामिल कर ले और एफपीओ बना ले। इसके लिए आजकल लगभग 300 किसानों की आवश्यकता होती है। तो पहले ज्यादा थी और अभी जो नए कानून आए हैं उसमें इनकी संख्या भी कम कर दी है। तो यदि अपने प्रोड्यूसर्स एफपीओज बना लें तो इनकी शक्ति बढ़ेगी। इनको जो इनपुट खरीदने पड़ते हैं, चाहे बीज खरीदना हो, चाहे खाद खरीदनी हो, चाहे दूसरे जो दवाइयां खरीदनी हो, कंपनी से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी हम कंपनी से डायरेक्ट बात करते हैं तो कम दाम पे हम उस चीज को ले सकते हैं, और जब हमें अपनी प्रोड्यूस बेचनी होती है तो हम मैक्सिमम दाम पे अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब हम सब इकट्ठे हों, एकता के साथ काम करें। और ये ध्येय आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपने एफपीओ के बारे में बताया कि उद्देश्य बिल्कुल आपका पहले से साफ रहेगा, तो शायद उसके कामयाब होने की जो उम्मीद है, जो कामयाब होने की स्थिति है, वो और ज़्यादा रहेगी और सकारात्मक स्थिति रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रणधीर जी हमसे जुड़ने के लिए और किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए, और आज के विषय पर इतने विस्तार से चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े आप। थैंक यू जी। डॉक्टर सिंह, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक
उदाहरण के तौर पर जो जी। हमने देखा है कि जब ये लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ने प्रयास करके एफपीओ को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। तो किसान हमारे जो एफपीओ बनाए हैं, जिसका सही उद्देश्य है, हमारी उनसे गुजारिश है कि वो जो है दो तरीके से, एक तो चाहें तो एक प्लेटफॉर्म का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, जैसे सिंपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उससे जो है किसानों से किसान उनके, चूंकि वो किसानों का ही समूह है, किसानों की साग भाजी या और चीज़ें साग भाजी के अलावा भी इकट्ठा करें और उस इंड पर जो है RWA जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन कमिटीज होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, उनके यहाँ पैकेट बना बना करके छोटे छोटे 2 किलो के 5 किलो के बेचें। तो एक सरल रास्ता है और सरल रास्ता के साथ सीधे किसान को उपभोक्ता से जोड़ेंगे, चैनल को, सप्लाई चैनल को समाप्त करेंगे और मुझे लगता है बहुत बड़ा इनकम होने वाला है। और इसको पूरे देश में बहुत जगह पर टेस्टेड मॉडल है, अच्छी तरीके से टेस्ट हुआ है। तो इस मॉडल को भी अपनाने का कोशिश करें। खाली उद्देश्य एक 100 का समूह बना करके पैदा कर लिया और फिर मार्केट ढूंढना शुरू किया, इसके बजाय बिल्कुल। और जैसे कि हम कह भी रहे हैं हमेशा से कि ये इसे एक बिजनेस एंटिटी की तरह आप इसको ट्रीट करें कि जिसके गोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए पहले से, ताकि उसी के हिसाब से आप उसे बाजार तक पहुंचाएं और आपको सही दाम मिले। ये ना हो कि पहले हमने पैदा तो कर लिया लेकिन हमें बाजार के बारे में नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, आप स्टूडियो में आए और आपने भी इतने विस्तार से चर्चा की, आज के विषय के बारे में जानकारी दी और हमारे किसानों ने भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे अगले एपिसोड का विषय क्या है, कल का हमारा विषय क्या है, तो आपको बता देते हैं। कल का विषय ई गोपाला योजना, इसके अलावा हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में। कल का ये हमारा विषय होगा, जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहेंगे। और अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो आप पहले से ही हमें संपर्क कर सकते हैं। अपने सवाल हमें ईमेल कर दीजिए hellokisan2015@gmail.com पर। इसके साथ ही आपको एक और आसान तरीका बताते हैं। आजकल हमारे बहुत सारे किसान सोशल नेटवर्किंग का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं बढ़ चढ़ कर, तो फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने का भी तरीका बहुत आसान है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हेलो किसान टाइप करें और हमारा ID खुल जाएगा, फॉलो करें आप उसे और अपने सवाल साझा करें। इससे भी आसान तरीका है, आप हमारे हेलो किसान कॉल सेंटर पर फोन कर सकते हैं 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करा दें, जिन सवालों को फिर हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया है, बहुत सारी आशंकाएं, भ्रम जो हैं इस कानून को लेकर आपके मन में थी, वो ज़रूर दूर हो गई होंगी और आपको ये ज़रूर समझ आया होगा कि सरकार का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो, उनके जीवन में और पारदर्शिता आए, व्यापार में और पारदर्शिता आए, उन्हें अपनी उपज का सही भाव मिल सके। बस यही एक मकसद है। इसी के साथ ही फिलहाल लेते हैं इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। काले अजवाइन से देखिए मसाला इंडिया हर रविवार दोपहर